हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे से हैं ना? तो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर कर रहे हैं, तो जिसमें कि आपको लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 हो चुका है। अब हम लोग किस में आ गए हैं? लेक्चर आज 5 है। लेक्चर 5 में डील करने वाले हैं दो बचे हुए क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। लेक्चर 4 में दो क्वांटम नंबर का हम लोग स्टडी कर चुके हैं। किसका किसका? प्रिंसिपल और एजीमुथल, उसके बारे में सारा जानकारी ले चुके हैं। अब दो क्वांटम नंबर और बचा हुआ है, मैग्नेटिक और स्पिन। उसके बाद और भी कुछ थ्योरी है, तो आज हम लोग देखते हैं कि कहां तक इसमें पहुंच पाते हैं आज के लेक्चर में। कम से कम आज मेरा कोशिश रहेगा कि ये क्वांटम नंबर का जो चारों था सेट, उसको यहाँ खत्म किया जाए। तो बच्चों, क्वांटम नंबर क्या होता है आप जान चुके हैं बहुत अच्छे से, उसका डिफिनीशन बता चुके हैं। 4 क्वांटम नंबर होता है, जिसमें 3 क्वांटम नंबर जो होता है प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक, ये भी आपको पता है कि ये स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से ऑब्टेन किया जाता है। और चौथा क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर है, जो कि स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं आता है। एक एग्जाम में पूछ सकता है, पूछा हुआ भी है, तो इसको याद रखेंगे। तो प्रिंसिपल और एजीमुथल की बात कर चुके हैं हम लोग शुरुआत करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का। आपको पता है एटम जो होता है स्फेरिकल होता है। एटम का चर्चा करते आ रहे हैं कि उसको स्फेरिकल मानते हैं। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, जिसमें न्यूट्रॉन और क्या होता है? प्रोटॉन होता है। ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। न्यूक्लियस को जो सराउंड करता है सेल या ऑर्बिट बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। प्रत्येक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब यहां पर ये बात हो गया। अब क्या बात करना है यार, जैसे आप ये जान चुके हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का जो वैल्यू है वो सेल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। यानी अगर n का वैल्यू पता है तो आप बता सकते हैं कि सेल नंबर क्या है। n बराबर 1 है तो पहला सेल होता है, 2 है तो सेकेंड सेल, थर्ड सेल, सो ऑन। l क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों? सब सेल। l के वैल्यू से सब सेल। सब सेल कौन कौन होता है? एस, पी, डी, एफ, जी होता है। एल बराबर 0 के लिए एस, एल बराबर 1 पी, एल बराबर 2 डी और एल बराबर 3 एफ सब सेल होता है। ये सभी चर्चा कर चुके हैं। अब आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है, एटम के अंदर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अब वह रीजन जहां इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा होता है, उस रीजन को बोलते थे ऑर्बिटल। डिफाइन कर चुके हैं कि ऑर्बिटल क्या होता है, चाहे जिसको ऑर्बिटल्स भी सिंपली बोल सकते हैं कि एटम के अंदर वह रीजन जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी क्या हो, सबसे ज्यादा हो, यानी मैक्सिमम हो, तो उसी को बोलते हैं हम क्या? ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलिए चाहे उसको ऑर्बिटल बोलते हैं, दोनों एक ही चीज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ही हम लोग ऑर्बिटल डिफाइन कर दिए। तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा बच्चों, जैसे स्काई में स्टार, बहुत सारे स्टार हैं, तो आपको दिखाई देगा कि कहीं स्टार क्या है? ज्यादा है, और कहीं स्टार क्या है? कम है, इस तरह। तो अंदर में जो एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जगह जगह इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। हर एक अलग अलग एटम में इलेक्ट्रॉन क्लाउड अलग अलग तरीके से होगा। तो जब बहुत सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड कलेक्ट कीजिएगा, मान लीजिए बहुत सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो उसका एक शेप बन जाता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शेप बन जाता है, अलग अलग उसका शेप होता है। शेप क्या होता है बच्चों, ये अभी हम आपको नहीं बताए हैं। हाँ, लेकिन ये बताए थे कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शेप के बारे में कौन सा क्वांटम नंबर बताएगा? एजीमुथल। ये भी बात हो चुकी है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शेप क्या होगा, वो कौन बात करता है? एजीमुथल बात करता है। अब बात है कि जब भाई शेप होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, तो वो किसी न किसी डायरेक्शन में ओरिएंटेटेड होगा। जैसे आपके पास अभी हम पेन दिख रहे हैं, ये पेन है, तो हम क्या बोलेंगे कि जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास सामने गोलू बैठा हुआ है, तो बोलेंगे ना कि इस पेन का जो हेड है गोलू के तरफ ओरिएंटेटेड है। ओरिएंटेशन समझ रहे हैं ना, यानी डायरेक्शन इसको बता रहा है कि इस पेन का जो हेड है वो गोलू के तरफ ओरिएंटेड है, इसका टेल है मेरे तरफ ओरिएंटेड है। तो ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है कि डायरेक्शन निर्धारण करना, डायरेक्शन के बारे में स्पेसिफाई करना। अब एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस होता है, 3 एक्सिस होता है, जो तीनों एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। आप पढ़ते हैं ये सब। तो अगर ऑर्बिटल का शेप बन चुका है, ऑर्बिटल का शेप, बार बार बोल रहे हैं शेप
इसके नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अगर शेप बन चुका है तो वह शेप किस डायरेक्शन में है भाई, एक्स में है कि वाई में है कि जेड में है कि एक्स वाई के बीच में है कि एक्स पर है, एक्स एक्सिस पर है। ये सारा इंफॉर्मेशन इस ओरिएंटेशन के यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड का ओरिएंटेशन कहिए चाहे ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन कहिए, ये कौन बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यानी सिंपली एक लाइन क्या याद रखेंगे कि ऑर्बिटल का जो ओरिएंटेशन है वो कहां से आएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को सिंपली और स्मॉल एम से एमएल से देखिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एम एमएल एनसीईआरटी में एमएल दिया है, ये सब्सक्रिप्शन है, एल इसके बराबरी में नहीं, यहां पैर में स्मॉल एमएल, ठीक है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आप कोई पूछेगा तो बता सकते हैं कि इट टेल्स अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन 3D स्पेस। इलेक्ट्रॉन क्लाउड यानी बार बार उसी को बोल रहे हैं, ऑर्बिटल के बारे में बताता है। तो ए हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। उसके बाद कुछ और होता है, इट ऑल्सो टेल्स अबाउट फीलिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल ऑफ ए सबसेल। आप जानते हैं शुरू में ही बताए थे कि एटम के अंदर प्रवेश करते हैं तो सेल होता है, एक सेल से रिलेटेड बहुत सारा सबसेल होता है, देख चुके हैं। एक सेल से रिलेटेड बहुत सारा सबसेल और एक सबसेल का रिलेटेड बहुत सारा ऑर्बिटल्स होता है। तो किसी पार्टिकुलर सबसेल के एक पार्टिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो फिल करेंगे उसके बारे में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। समझ में आ रहा है, किसी पार्टिकुलर एक सबसेल के उसके एक पार्टिकुलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे उसके बारे में कौन बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आज पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि किसी एक पार्टिकुलर सेल के सबसेल में इलेक्ट्रॉन जो फिल करेंगे वो कौन बताएगा, एजीमुथल। यानी सेल से रिलेटेड सबसेल होता है और सबसेल से छोटा सबसेल किस में डिवाइड होता है, सब डिवाइड होता है किस में, ऑर्बिटल्स में। वो सेल वाला बताए थे ना कि पहला सेल में दो सब इस तरह से सबसेल होता है, वो फॉर्मूला भी बताया गया है आपको। अब देखिए इसमें और क्या है, इट ऑल्सो टेल्स अबाउट फिलिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल ऑफ ए सबसेल एंड ऑल्सो एक्सप्लेन जीमेन एंड स्टार इफेक्ट। जीमेन और स्टार इफेक्ट शायद फिजिक्स में भी पढ़ना है, कहीं आपको मेंशन किया होगा। जीमेन और स्टार इफेक्ट कुछ नहीं है, एक मतलब अभी बताए थे ना कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ना है। वो जब फिजिकल वाला पार्ट पढ़ाएंगे तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ना है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। कलर को मान लीजिए निकोल प्रिज्म से पास करते हैं तो स्कैटर्ड होता है 7th पार्ट में जो भी होता है। तो अभी इसके बारे में यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। तो यही कह रहा है कि मतलब स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का लाइन जो होता है ना आपस में स्प्लिट कर जाता है, यानी टूट जाता है, बिखर जाता है, वही होता है जीमेन इफेक्ट। और वही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में अगर वो स्प्लिट कर रहा हो तो उसके बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। जीमेन इफेक्ट किसके प्रेजेंस में होता है, मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में। और स्टार्क इफेक्ट किसके प्रेजेंस में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो ये बस ध्यान रखना है, ज्यादा कुछ नहीं है कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उसका जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो स्प्लिट कर जाता है, अलग अलग पार्टों में डिवाइड होता है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में वो डिवाइड हो रहा है तो वो हो जाएगा जीमेन इफेक्ट। और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में डिवाइड हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टार्क इफेक्ट। या इसका एक और है, बस लिखा गया है कि ऐसे बोलते हैं कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड के चलते, मैग्नेटिक फील्ड के प्रभावित करने के चलते जो आपका सबसेल है वो डिवाइड हो जाता है ऑर्बिटल्स में। तो अभी तक कभी से ही तो बोल रहे हैं भाई कि सेल सब डिवाइड होता है सबसेल में और सबसेल डिवाइड हो जाता है किस में, ऑर्बिटल्स में, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का यदि वैल्यू आपको पता रहता है तो एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, बताया गया था। यानी एल का वैल्यू एन पर डिपेंड करता। उसी तरह यदि एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी एल का वैल्यू पता रहेगा
तो आप m का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू है वो डिपेंड करता है किस पर, एजीमुथल पर। यानी तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है बच्चों, समझने वाली बात है। पहला प्रिंसिपल जिसको n से डिनोट करते हैं, एजीमुथल जिसको l से, मैग्नेटिक जिसको m से। तो n के वैल्यू से l आ रहा है या l का वैल्यू से क्या आ रहा है, m आ रहा है। यानी ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अब क्यों रिलेटेड है, क्योंकि स्वाभाविक है, आता है स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। एक ही इक्वेशन से तीनों आ रहा है सोल्व होकर, तो तीनों में 3 रिलेशन होगा। मान लीजिए पहले भी समझाए हैं कि अगर एक ही फादर के 3 बेटे हैं तो तीनों में रिलेशन है भाई। तो यानी n के वैल्यू से l निकालेंगे और l के वैल्यू से m निकालेंगे। तो देखिए यहां पर सामने है कि वैल्यू ऑफ m डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ l। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ m, m का जो पॉसिबल वैल्यू होता है -l2 +l इंक्लूडिंग 0। यानी अगर l का मान एक पार्टिकुलर मान दिया हुआ है एजीमुथल क्वांटम नंबर का भाई, तो आप m का वैल्यू निकाल सकते हैं। l का वैल्यू यदि दिया हुआ है तो आप किसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, m का वैल्यू। और इसका फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा है, इसलिए हमेशा बोर्ड पर दिखे, बोर्ड -l2 +l इंक्लूडिंग क्या, 0, यानी 0 के शामिल करना है। तो जैसे यहां पर सिंपली एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे नंबर लाइन को अगर हम लेते हैं बच्चों, तो ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2, ये 3, सो ऑन। इसके इधर -1, -2 और -3। अब यहां पर सिंपली बात यह है कि अगर l बराबर 0 है तो m का वैल्यू 0 होगा। क्यों होगा भाई, क्यों, क्योंकि +0 हो चाहे -0 हो चाहे केवल 0 बोले, सारा 0 सेम है। 0 में प्लस माइनस लगाने से उसका वैल्यू चेंज करने वाला नहीं है। तो यानी l बराबर 0 के लिए m का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अब आगे एक और देखते हैं बच्चों, अगर l बराबर 1 है, l बराबर 1 है तो m का वैल्यू अब निकालना है। पर अब गोलू बोल रहा है कि सर हमको समझ में आ गया। क्या समझ में आया कि -l से +l, यानी -1 से +1 जाना है, तो -1 हो गया और +1, और बीच में किसको शामिल करना है बच्चों, 0 को। यानी 3 वैल्यू मिलेगा आपको। अगर l बराबर 1 है तो m का मान -1, 0 और 1, यानी 3 वैल्यू मिलेगा। यानी ये देख रहे हैं ना, -1 से +1, ये रेंज हो गया। तो l का वैल्यू अगर हम लोग को पता है पहले से, तो हम किसका वैल्यू निकालते हैं, m का। l का वैल्यू भाई कैसे निकालते थे, n के वैल्यू से। कैसे निकालते थे, n से। अब a किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, सबसेल का, और a किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऑर्बिटल्स को। तो आइए इसको आगे हम लोग देखते हैं, बोर्ड को एक बार फिर से साफ करके देखते हैं। तो हम लोग इसको और डिटेल में इसको देखते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि l का वैल्यू दिया है तो m का वैल्यू कैसे लेते हैं। तो फिर एक बार इसको देखिए कि हम बोले कि l बराबर अगर 0 है बच्चों, तो m बराबर क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि -0 से +0 जाएंगे तो 0 ही कहलाएगा। उसी तरह बोले कि अगर l बराबर 1 है बच्चों, तो m का वैल्यू क्या का पॉसिबल है आपके पास, -1, 0 और 1, -1 से +1, -l से +l इंक्लूडिंग 0, यानी बीच में 0 शामिल करना है। उसी तरह अगर l बराबर 2 लिया जाए तो m का वैल्यू आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, -2 के बाद क्या आएगा, -1। बढ़ते क्रम में जाना है, हमको -2 से +2 पहुंचना है भाई। -2 से कहां पहुंचना है, +2। ये भी ध्यान रहे, ए 0 था, A1, A2, A-1, A-, तो -2 से +2 जाना है। इसके बीच में जो भी नंबर आए उसको सारा का लिखना है। तो -2, -1, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। उसी तरह l बराबर अगर 3 है तो m बराबर बच्चों होगा -3 के बाद क्या, -3 इधर और आगे होगा, यहाँ होगा -3, यहाँ इधर होगा, तो -3, -2 इधर बढ़ना है ना, -3 से +3 तर इंक्रीजिंग ऑर्डर जा रहा है। -1, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 और आएगा, और क्या आएगा, 3 आएगा। अब ये जो बच्चों रिप्रेजेंट कर रहा है सबसेल को, किसको रिप्रेजेंट करता है, सबसेल को।
अब L बराबर 0 कौन सब सेल होता है बच्चों, आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। S सब सेल, L बराबर 1 P सब सेल, L बराबर 2 D सब सेल, L बराबर 3 F सब सेल। अगर 4 लेंगे तो G सब सेल आएगा, उस सब का ज्यादा जिक्र नहीं करते हैं। अब A वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, A सारा वैल्यू इधर वाला आपका ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो है आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके बारे में बताएगा, ऑर्बिटल्स के बारे में बताएगा। ये इधर वाला वैल्यू हमको ऑर्बिटल्स दे रहा है, ये वैल्यू ऑर्बिटल्स दे रहा है। ऑर्बिटल्स क्या अभी बोल रहे हैं कि जो सबसेल होता है वो सब डिवाइडेड होता है किसमें, ऑर्बिटल्स में। इस सबसेल इज डिवाइडेड इनटू ऑर्बिटल्स। तो अब समझते हैं L बराबर 0 के लिए S सबसेल है, एस सबसेल है बच्चों, ए पी है, ए डी सबसेल और ए एफ है। चलिए लिख दिए एक बार फिर से। अब L बराबर 0 के लिए M बराबर 0 अगर गिनती किया जाए, मान M का पूछा जाए ना कि M का वैल्यू यानी नंबर में कितना है, तो 1 है, 0 1 है, यानी A जो हो गया अब ये S ऑर्बिटल हो गया। ये क्या हो गया, S ऑर्बिटल। तो S ऑर्बिटल कितना हुआ, 1। क्यों, क्योंकि M का वैल्यू 1 ही आया है बच्चों। P L बराबर 1 के लिए आपका सबसेल P है। अब देखिए L बराबर 1 के लिए भाई M के मेरे पास 3 वैल्यू प्राप्त हो रहा है, -1 0 और 1। यानी ये जब ऑर्बिटल्स में अगर P सबसेल अगर P ऑर्बिटल्स में डिवाइड हो रहा है तो यहां से ये क्या हुआ कि यहां से हो गया कि नंबर ऑफ S ऑर्बिटल्स जो हुआ बच्चों, नंबर ऑफ S ऑर्बिटल्स हुआ 1। क्यों 1 हुआ, क्योंकि से हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। अब उसी तरह हम लोग देख रहे हैं कि L बराबर 1 ये P सबसेल है, जब ये P ऑर्बिटल्स में डिवाइड हो रहा है तो 3 मिल रहा है, -1 0। यानी यहां से एक क्लियर हुआ कि नंबर ऑफ जो P ऑर्बिटल्स है कितना होगा, 10। और इसका नाम होता है बच्चों Px Py Pz। ये जानते भी होंगे जो पहले से पढ़े होंगे टारगेट वाले। अगर फाउंडेशन वाले नहीं जानते हैं तो XYZ ये बताएंगे आगे, इसका डायरेक्शन शेप भी बताया जाएगा इसका। तो अभी संख्या बता रहे हैं कि नंबर ऑफ P ऑर्बिटल हम 3 क्यों बोले, क्योंकि भाई M का वैल्यू टोटल 3 आया है, तो A सबसेल ऑर्बिटल में सब डिवाइड हो रहा है तो 3 वैल्यू आ रहा है। L बराबर 2 D सबसेल। अब D के लिए M का वैल्यू गिनिए, 1 2 3 4 5। यानी D ऑर्बिटल जो हुआ बच्चों, नंबर ऑफ D ऑर्बिटल्स जो हुआ हम लोग का, नंबर ऑफ D ऑर्बिटल्स वो हुआ 5। क्या हुआ, 5। अब इसको याद भी रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको हर हाल में। अब देखिए कौन कौन है इसको, एक होता है बच्चों dxy, एक होता है dyz, एक होता है dzx, एक होता है dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और एक होता है dz स्क्वायर। टोटल 5 होता है। ए सबस्क्रिप्ट है बच्चों, बार बार बोलते हैं, ए नीचे है, बराबरी में नहीं है। यहाँ सबस्क्रिप्ट मतलब इसके पैर में लगा हुआ है, ए डी बड़ा है इसके पैर में। तो dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। इसका शेप हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। शेप ऑफ ऑर्बिटल अभी नहीं बताए हैं, उसका रीजन था नहीं बताए हैं। अब L बराबर 3 के लिए F सबसेल है, जब सबसेल फर्दर सब डिवाइड हुआ ऑर्बिटल्स में बच्चों तो कितना मिला वैल्यू, गिनो 1 2 3 4 5 6 7। यानी आप यहां से बोलिएगा नंबर ऑफ जो F ऑर्बिटल्स हुआ बच्चों कितना हुआ, 7। अब इसके बारे में हम यहां लिख दिए डबल OT। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ बच्चा आउट ऑफ सिलेबस। इसके बारे में हमको खाली ये ध्यान रखना है कि ये होता कितना है, 7। ये कौन कौन होता है ये नहीं पढ़ना, ये वेरी कॉम्प्लिकेटेड है। आप आगे पढ़िए, हायर क्लासेज में पढ़ना है, अभी इसको नहीं पढ़ना है। इसका स्ट्रक्चर भी कॉम्प्लिकेटेड होता है। जब नेक्स्ट लेक्चर में हम शेप बताएंगे तो F का शेप नहीं बताएंगे, केवल S P और D का ही बताएंगे।
तो सीधी सी बात है बच्चों, जो यहाँ पढ़ना है वो तो सिलेबस कवर नहीं हो पाता है, क्योंकि सिलेबस लंबा चौड़ा है। अगर सिलेबस लंबा चौड़ा नहीं रहता तो समझिए कोई 4 साल से 5 साल से, मान लीजिए मेडिकल में, इंजीनियरिंग में तो उतना टाइम नहीं रहता है, या तो फाउंडेशन कीजिए उसके बाद एक चांस और मिलता है, तो इतना समय क्यों लग जाता है? क्योंकि सिलेबस बहुत लॉन्ग है। तो जो सिलेबस में उसी को कवर करना है, सिलेबस में नहीं है तो उसको हम लोग को स्किप कर देना है और आगे चलते बनना है। तो अब सबसे सब डिवाइड हुआ ऑर्बिटल्स में। अब आप ये सुन लिए कि ऑर्बिटल्स कौन कौन होता है, ऑर्बिटल्स अभी सुन रहे थे, ऑर्बिटल क्या होता है उसका डिफिनीशन जान रहे थे। अब ऑर्बिटल कौन को होता है भी सुन लिए। जिस तरह से एस सबसेल होगा उसी तरह एस ऑर्बिटल भी होगा, पी सबसेल होगा तब पी ऑर्बिटल्स भी होगा, डी सबसेल होगा तो डी ऑर्बिटल्स, एफ सबसेल होगा तो एफ ऑर्बिटल। अब सब वो डिवाइड होगा तो एस ऑर्बिटल कितना होगा? 1 होगा। डी ऑर्बिटल कितना आया? 5, एफ 7, पी और कितना आया? 3। कौन कौन है इसका आप नाम भी देख लिए आप। तो यहां से ये क्लियर हुआ ना कि अगर L का वैल्यू पता है तो हम M का वैल्यू निकाल सकते हैं। L का यदि वैल्यू पता है तो M का वैल्यू निकाल सकते हैं। N का वैल्यू पता रहता है तो किसका वैल्यू बच्चों आप निकालते हैं? L का। तो जैसे कि मान लिया जाए कि यहां पर हम देखिए एक आपको फॉर्मूला बताए थे कि अगर N का वैल्यू दिया हुआ हो, किसका वैल्यू दिया हो बच्चों? N का, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का जो फॉर्मूला होता है n² होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में बताए थे, वहां समझाए थे कि n का वैल्यू दिया रहेगा ना तो हम सबसेल की संख्या बता सकते हैं, ऑर्बिटल्स की संख्या बता सकते हैं, लेकिन ये नहीं बता सकते हैं कि कौन सबसेल होगा कौन ऑर्बिटल्स होगा। तो अब मान लिया जाए कि n बराबर, मेरे पास देखिए बच्चों n बराबर अगर 3 है तो अगर हम आपसे पूछे कि बताइए कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना होगा, तो आप झट से बोलिएगा, गोलू बोल रहा है कि सर n² होता है तो यानी 3 का स्क्वायर होगा यानी 9 होगा। फॉर्मूला ये बताया गया है कि अगर n का वैल्यू दिया है तो ऑर्बिटल होगा n²। अब देखिए इसको हम लोग यहाँ पर जस्टिफाई कर ले रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं देखिए भाई, n बराबर अगर 3 है बच्चों तो बताइए l का मान क्या होगा? n बराबर 3 है तो l का मान क्या होगा? तो l का फॉर्मूला होता है 0 to n-1, n के वैल्यू से l निकाला जाएगा। तो l बराबर क्या होगा? देखिए l बराबर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, और कुछ होगा बताइए? गोलू बोल रहा है कि नहीं सर, क्योंकि ये भी फॉर्मूला बताए थे कि L का टोटल वैल्यू उतना ही होगा जितना N का मान होता है। तो N बराबर 3 है तो L का गिनती में मान उतना ही आएगा। एक क्लियर कट है, एक क्लियर कट है, इसको समझना चाहिए। अब देखिए बच्चों, L बराबर 0 के लिए S सबसेल होता है, L बराबर 1 के लिए P सबसेल होता है, L बराबर 2 के लिए D सबसेल होता है। ये आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। अब जब यही सबसेल ऑर्बिटल्स में बदलता है बच्चों, अब यही जब ऑर्बिटल में डिवाइड होगा तो S ऑर्बिटल बताइए कितना होता है? 1। ये P ऑर्बिटल जब ये डिवाइड होगा तो p ऑर्बिटल्स में कितना होगा बच्चों बताओ? 3 अभी बताए हैं। आए जब ऑर्बिटल्स में डिवाइड होगा तो d ऑर्बिटल्स आपके पास कितने हैं बच्चों बताइए? तो कितने हैं? 5। देख लीजिए 5 और 3 8 है, 1 9 आ गया कि नहीं? तो हमको एग्जाम में थोड़ी करेंगे, वो तो डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। बार बार बोलते हैं एग्जाम में समय बचाना है, इसीलिए ना जितना याद हो सके उसको याद किया जाता है। तो बस ये निकाल दिए कि जस्टिफाई कर दिए कि n का वैल्यू दिया है तो n², यहीं से फॉर्मूला आता है। ठीक है, आइए थोड़ा सा और कुछ देखिए। अब जैसे हम बोले बच्चों कि इस तरह से लिखा हुआ है, बोल रहा है कि बताइए n बराबर 4 है, L बराबर 2 है और M का वैल्यू -1 है। तो ये बोल रहा है कि क्या यह सेट आपका सही है? मतलब ये जो सेट, एक सेट रिप्रेजेंट कराया गया। क्यों? क्योंकि तीनों क्वांटम नंबर एक दूसरे से रिलेटेड है बच्चों। तीनों जो है प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक है, ये तीनों में रिलेशन है क्योंकि स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आता है। तो ये इस तरह से दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि आप बताइए कि क्या ये सेट सही लिखा हुआ है कि गलत है। तो हम चेक करेंगे।
एन का वैल्यू 4 है तो एल का वैल्यू क्या होगा 0 to n - 1, यानी एल का वैल्यू होगा 0 होगा 1 होगा 2 होगा 3 होगा, तो एल बराबर 2 आया है तो ये सही है, ये जस्टिफाई है। अब आगे चलते हैं, एल बराबर 2 के लिए एम क्या -1 आ सकता है। अब ये यहां सामने दिख रहा है एल बराबर 2 के लिए एम का -2 से +2 में -1 आया है, यानी ये भी जस्टिफाई कर रहा है, यानी ये पूरा सेट सही है। ये जो है, ये जो पूरा सेट दिया हुआ है ये क्या है, सही है। लेकिन मान लिया जाए हम यहाँ लिखते हैं बच्चों n बराबर 5 है, l बराबर 3 है और m का वैल्यू लिख देते -4। अब पूछा जाता है इसके बारे में, n बराबर 5 के लिए l 3 हो सकता है कि नहीं, सोचने वाली बात है। होगा, क्योंकि 0 to n - 1 जाएंगे तो 0 यानी 3 होगा। l बराबर 3 के लिए -4 संभव नहीं है। l बराबर 3 के लिए m का रेंज -3 से +3 है, इस रेंज से बाहर होगा। देखो कहने का मतलब क्या है कि अगर l बराबर 3 है तो m का वैल्यू इसमें से कोई भी एक उठाएंगे ना इस सेट में से, तभी वो सही होगा। अगर इसके बाहर का होगा तो वो गलत होगा। यानी l बराबर 3 के लिए इस 7 वैल्यू में से कोई भी एक वैल्यू है तो वो सही है, अन्यथा वो रॉन्ग है। उसी तरह l बराबर अगर 1 है तो m बराबर इस 3 में से कोई भी, अगर l बराबर 1 के लिए m बराबर -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1, यानी इस रेंज में ही रहना चाहिए। यानी ये नीचे वाला रेंज आपको क्या है, गलत है। समझ में आ रहा है, ये नीचे वाला रेंज क्या है, गलत है। तो ये क्लियर हुआ। ये ऐसे ही क्वेश्चन आता है, ये सेट बना हुआ है तो इस तरह का सेट रहेगा। जब चौथा क्वांटम यानी स्पिन पढ़ा देंगे तो आगे स्पिन भी आ जाएगा, तो 4 क्वांटम नंबर का सेट आएगा। तो पूछता है क्वेश्चन में कि बताओ कौन सा सही है चाहे कौन सा गलत है, अब क्या चूज करना है क्वेश्चन पर है। अब एक चीज यहां से और देख लेते हैं, 3 क्वांटम नंबर पढ़ लिए n l m और स्क्रोडिंजर से आता है। किसी एक पार्टिकुलर ऑर्बिटल को डिफाइन करने के लिए 3 क्वांटम नंबर का जरूरत पड़ता है। बात को मेरे ध्यान से सुनिएगा, किसी एटम के अंदर एक पार्टिकुलर ऑर्बिटल को डिफाइन करने के लिए 3 क्वांटम नंबर का जरूरत पड़ता है, n l और m। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहां हो गया कि for defining a particular orbital in an atom, set of 3 numbers are required और जो नंबर क्या है, दैट इज, वो नंबर क्या है, n l और क्या m। वो नंबर क्या है, n l और m है, वह ये नंबर है। तो उस एक 3 सेट का नंबर आपको डिफाइन करना हो। अब जैसे मान लिया जाए कि n बराबर 2 दिया है, l बराबर 1 दिया है और m बराबर आपको दिया है, क्या दिया, कुछ भी ले लो, -1 दिया है। तो देखते हैं ए n बराबर 2 के लिए l बराबर 1 सही है, ये सेट सही है। l बराबर 1 के लिए m बराबर -1 ये भी सही है। यानी एक ऑर्बिटल को ये डिफाइन कर रहा है कंप्लीटली। तो यहां से जो ऑर्बिटल का सेट बनेगा n बराबर 2, यानी कौन सा सेल, सेकेंड सेल। एटम का कौन सा, एटम के अंदर कौन सा सेल हो गया, सेकेंड सेल। l बराबर 1 यानी कौन सब सेल, p सब सेल। m बराबर 1 है, वही वो एक कोई इसमें से 3 ऑर्बिटल है ना, तो इसमें से 3 ऑर्बिटल है ना, तो इसमें से कोई एक ऑर्बिटल, यानी यहां से जो सेट बनेगा बच्चों बनेगा 2p। क्या सेट बनेगा, 2p। यह एक ऑर्बिटल हो गया, एक ऑर्बिटल हो गया 2p। तो याद रखिएगा कि किसी भी एटम के इनसाइड एक पार्टिकुलर ऑर्बिटल को डिफाइन करने के लिए 3 क्वांटम नंबर का जरूरत पड़ेगा, एजीमुथल, मैग्नेटिक और ये कौन सा, प्रिंसिपल हम लोग का, यानी n l और m। n और l m का वैल्यू पता रहेगा तो एक पार्टिकुलर ऑर्बिटल को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अब आइए इसमें हम लोग कुछ और आगे इंफॉर्मेशन देखते हैं मैग्नेटिक का। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ 1-2 फॉर्मूला देखना है तो उसको देखते हैं।
देखते हैं कुछ इसमें और पॉइंट है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो आप जान गए कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m का वैल्यू l के वैल्यू से आता है, अभी वैल्यू निकलवा भी दिए हैं। तो इसमें एक भी फार्मूला होता है बच्चों, याद रखेंगे कि टोटल वैल्यूज ऑफ m जो होगा 12+1 फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ l, यानी l का अगर वैल्यू एक पार्टिकुलर मान दिया हुआ है तो टोटल वैल्यूज ऑफ m मतलब संख्या में m का कितना मान प्राप्त होगा। अगर l का वैल्यू दिया हुआ है तो m का टोटल मान कितना प्राप्त होगा, तो वो फॉर्मूला होगा 12+1। अभी देख भी सकते हैं, अभी ये बता चुके हैं, लेकिन अभी यहां समझा देते हैं, फिर इसको हम मिटा भी देंगे। तो देखिए जैसे हम बोले कि क्या l बराबर भाई 0 है तो m का वैल्यू 0 आया था, अभी आप देखे हैं। तो यानी संख्या में कितना आया है, 1 आया है। अब इस फार्मूला से निकालने की कोशिश करते हैं। l का वैल्यू यहाँ क्या है, 0 है, तो 2 × 0 0 0 + 1 1, यानी संख्या में क्या आएगा 1। अगर l बराबर 1 था बच्चों तो m बराबर क्या आया था -1 0 और 1, यानी 3 आया था। टोटल संख्या में m का मान कितना प्राप्त हुआ है 3। क्लियर हो रहा है, ये सब तो अभी करवाया गया यार, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं आप लोग अच्छे विद्यार्थी हैं, समझदार विद्यार्थी हैं। तो l बराबर 1 है तो m का टोटल 3 मान प्राप्त हुआ। अब फॉर्मूला को वेरीफाई करते हैं। l बराबर 1 है तो पुट कीजिए 2 × 1 तो 2 अब +1 क्या 3, यानी फॉर्मूला से यानी वेरीफाई हो रहा है। l बराबर 3 था तो कितना आया था 5 आया था ना d ऑर्बिटल, तो यहाँ l बराबर अगर 2 आएगा तो 5 आया था, तो 2 2 2 4 1 5, तो यहां से क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आइए कुछ और पॉइंट लिखा हुआ है बच्चों मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से रिलेटेड। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके बारे में हमको बता रहा था, ऑर्बिटल्स के। किसके बारे में, ऑर्बिटल्स के बारे में, इससे जानकारी होता है। ऑर्बिटल का डायरेक्शन और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकलता है। तो इसमें कह रहा है कि ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सेल मतलब सेल नंबर, यानी n का वैल्यू अगर कांस्टेंट है बच्चों, n का वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो कह रहा है कि इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर वहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि बच्चों मैग्नेटिक फील्ड होगा तो स्प्लिटिंग होगा, अभी बताए थे। मैग्नेटिक फील्ड होगा तो क्या होगा, स्प्लिटिंग होगा, जिसको जीमेन इफेक्ट बोलते थे। तब मैग्नेटिक फील्ड यदि नहीं है तो एक सेल का जितना ऑर्बिटल्स होगा बच्चों सारे का एनर्जी सेम होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी ध्यान रखना होगा। क्यों, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड आता है तो स्पेक्ट्रा जो होता है ना, स्पेक्ट्रा लाइन, उसका स्प्लिटिंग होने लगता है वो। तो वही कह रहा है कि अगर एक सेल से रिलेटेड जो भी आपके पास ऑर्बिटल्स है, अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो सबका एनर्जी क्या होगा, सेम होगा। ऑल द ऑर्बिटल ऑफ सेम सबसेल, अरे बात यही है बच्चों, सबसेल से भी रिलेटेड। तो कह रहा है कि एक सबसेल का जितना ऑर्बिटल्स होता है वो डायरेक्शन में डिफर करेगा ना बच्चों। p सबसेल से मिला कितना, p ऑर्बिटल 3, कौन कौन मिला, px py और क्या pz बच्चों। तो बताइए डायरेक्शन अलग अलग नहीं है, px मतलब x डायरेक्शन में होगा, py मतलब क्या y में होगा, और pz मतलब क्या z डायरेक्शन में। जब ये शेप बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो वहां भी क्लियर हो जाएगा। तो एक सबसेल से रिलेटेड जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे उसमें डिफरेंस क्या होगा बच्चों, क्या डिफरेंस होगा, डायरेक्शन उसका चेंज करेगा, ओरिएंटेशन चेंज करेगा। अब देखिए डीजेनरेट ऑर्बिटल कह रहा ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो वैसे ऑर्बिटल जिसका एनर्जी सेम है उसको क्या बोलेंगे, डीजेनरेट, और जिसका एनर्जी सेम नहीं होता है उसको बोलते हैं नॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ध्यान रखिएगा, जिसका एनर्जी सेम नहीं होगा। तो थोड़ा देखो यहां पर देखो n बराबर 3 है बच्चों, तो n बराबर 3 है तो l का वैल्यू क्या मिलता है, 0 मिलता है, 1 मिलता है और 2 मिलता है। इसके लिए s होता है, इसके लिए p और इसके लिए d होता है। समझ में आ रहा है। अब हम अगर बात करें s सब, यहां पर अगर बात करें s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल बात करें, तो अगर s तो एक ही होता है बच्चों, तो यहां से कॉम्बिनेशन बनेगा 3s, एक बनेगा 3p और एक बनेगा 3d, कॉम्बिनेशन यही बनेगा। समझ में आ रहा है, एक कॉम्बिनेशन बनेगा। अब s ऑर्बिटल्स में जब डिवाइड होगा, ये
ऑर्बिटल्स में तो ये एक ही रहेगा, लेकिन जब ए ऑर्बिटल्स में डिवाइड होगा बच्चों तो 3 पार्ट में होगा। एक 3p(x) होगा, एक 3py होगा और एक 3pz होगा बच्चों, 3pz। तो ये देख रहे हैं, ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना, ये x है, y है, z है, समझ में आ रहा है। इसको हम बोलेंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या बोलेंगे? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्यों? क्योंकि इसका एनर्जी सेम है। इसका एनर्जी क्या है? सेम है। एनर्जी निकालने का हम फॉर्मूला बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो वहां क्लियर होगा कि कैसे एनर्जी निकालते हैं। अभी बस एनर्जी सेम है क्योंकि सेम सेल का है। अभी क्या बोल रहा था, यहाँ इस लाइन से क्लियर करो कि एक ही सेल का जितना ऑर्बिटल्स होगा, यदि मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो उसका एनर्जी क्या होगा? सेम होगा। और इसको हम प्रूव करेंगे जब एनर्जी रूल पढ़ाएंगे आपको तब। अभी तो याद रखना है ये पॉइंट कि एक ही सेल का जितना ऑर्बिटल होगा। तो देखो ना बच्चों, ये कौन सा सेल है? थर्ड सेल है, ये भी थर्ड, तो थर्ड px py, तो थर्ड सेल का ये सारा का एनर्जी क्या होगा? सेम होगा। तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। 21 में अगर ये पूछा जाए कि 3px 3py 3pz 21 में इसमें चेंजिंग क्या है, तो डायरेक्शन, ये x है, ये y है और क्या है? z। एनर्जी क्या है? सेम है। जैसे मान लिया जाए आपके सामने हम ए ले लेते बच्चों, ए ले लेते, देखो ना ऐसे ले लेते, जैसे ए है कि इसी में अब ऐसे कर देते बच्चों, ये 3px है और मान लो कि ये हो जाता 4px। तो यहां पर क्या बोलिएगा, ये डीजेनरेट है कि नहीं है? गोलू बोल रहा है नहीं है। क्यों? क्योंकि सर सेल नंबर चेंज कर गया, और ये कौन? फोर्थ सेल। तो ये क्या हो गया? नॉन डीजेनरेट। ये क्या हो गया? नॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। एनर्जी इसका सेम नहीं है, यानी दैट इज एनर्जी इज नॉट इक्वल। यहां एनर्जी सेम नहीं है। हम बार बार बोल रहे हैं एनर्जी कैसे निकालते हैं बताएंगे, उसका रूल होता है n+l रूल, आगे पढ़ेंगे। तो ए नॉन डीजेनरेट है। क्यों? हाँ, इसमें समानता क्या है बच्चों, कोई बता सकता है? ए थर्ड सेल का ऑर्बिटल है, फोर्थ सेल का ऑर्बिटल है। हम बोल रहे हैं कि इसका एनर्जी सेम नहीं है, नॉन डीजेनरेट। इस दोनों में क्या समानता है? सोच के बोलो। हाँ देखो, गोलू बोल दिया, बोला कि सर डायरेक्शन सेम है, सही पकड़ा है, ठीक है। ए भी एक्स डायरेक्शन वाला है, ये भी क्या है? एक्स। डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है? सेम डायरेक्शन। तो यहाँ ओरिएंटेशन सेम है, लेकिन एनर्जी क्या है? अलग अलग है। क्योंकि क्यों एनर्जी अलग अलग है? क्योंकि सेल अलग अलग है। क्लियर है? तो चलिए इसमें आते हैं, देखते हैं। इससे थोड़ा सा रिलेटेड और एक चीज है, आपको हम एन, एल और एम को एक बार रिलेट कर देते हैं, पूरा उसको तोड़ देते हैं, उसके बाद जस्ट स्पिन तुरंत पढ़ा देंगे। तो चलिए देखते हैं। आइए देखिए, ये देखिए बच्चों, मेन सेल, सब सेल और ऑर्बिटल। सेल सब सेल में डिवाइड होता है और सब सेल ऑर्बिटल में, देख चुके हैं। ये सारा चीज जो दिख रहा है बोर्ड के सामने लंबा चौड़ा, ये सारा चीज आपको बता दिया गया है। बस इसको एक जगह हम कर दिए हैं कि ये कैसे एक दूसरे से रिलेशन है। तो मेन सेल, सब सेल, ऑर्बिटल, n=1 को बोलते हैं फर्स्ट या के सेल। अब पहला सेल में एक सब सेल होता है, पहले बता चुके हैं एस, तो ये होगा 1s। एस सब सेल में एक ही ऑर्बिटल होता है एस, तो ये होगा 1s, m=0। उसी तरह सेकेंड सेल में 2 सब सेल होता है एस और पी, पहले ही बता चुके हैं कि सेकेंड सेल में 2 सब एनर्जी लेवल भी उसको बोलते हैं। तो n=2 सेकेंड सेल या इसका एल सेल है। तो इसमें 2 सेट बनना, 2s और 2p। एस के लिए एल 0 होता है, पी के लिए 1 होता है। एस ऑर्बिटल हमेशा 1 होगा, तो 2s रहेगा। पी ऑर्बिटल 3 में फर्दर डिवाइड हो जाएगा। पी जब सब सेल ऑर्बिटल में जाएगा तो 3 पार्ट बनेगा, px py pz। तो देख रहे हैं ना, सेकेंड सब सेल है, मतलब सेकेंड सेल का जो पी सब सेल है वो 3 पार्ट में भी डिवाइड हो रहा है, 2pz 2px 2py, अब ये बताए थे। देखिए l=1 के लिए m का टोटल 3 मान आता है, -1 0 1।
इसमें ये जो लिखा हुआ है बच्चों ये खास इंपोर्टेंट नहीं है, कहीं कहीं पूछा है, बस ये जेड वाला याद रखना कि जेड ऑर्बिटल के लिए मतलब जेड डायरेक्शन में जो ऑर्बिटल होता है उसका एम का वैल्यू 0 होता है, बाकी कोई का फिक्स नहीं है। जेड डायरेक्शन में जो भी देखो, यहां भी जेड वाला, यहां भी जेड वाला और यहां भी जेड वाला, कंप्लीटली एम का वैल्यू 0 होता है। बस ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, कहीं कहीं पूछा हुआ है तो ये याद रखना है, बाकी और कुछ वैल्यू याद रखने का जरूरत नहीं है। तो उसी तरह n बराबर 3 के लिए थर्ड सेल या एम सेल हो गया। अब थर्ड सेल 3 सब सेल में पहले डिवाइड हुआ, बताया गया है जितना से उतना सब सेल बनेगा। तो 3s 3p 3d, अब s ऑर्बिटल में जाएगा तो एक ही सेट बनेगा। फिर वही बात, p जब ऑर्बिटल में जाएगा तो 3 सेट बनेगा, p चूंकि p ऑर्बिटल 3 होता है तो xyz। d ऑर्बिटल कितना होता है 5, तो ये जब d सब सेल ऑर्बिटल में गया तो 5 बन गया। ये सारा नाम आपको पहले से दिया हुआ है तो यहाँ कुछ करने का जरूरत नहीं था, बस हम ये दिखा दिए कि ए मेन सेल सब सेल में डिवाइड होता है, जिसको सब एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं। एनर्जी लेवल से सब एनर्जी लेवल, ये सब सेल किस में डिवाइड हुआ, ऑर्बिटल में। तो बस इसमें और कुछ है नहीं। अब हम लोग आइए लास्ट क्वांटम नंबर हम लोग देखते हैं अपना स्पिन क्वांटम नंबर, जल्दी से उसको भी खत्म कर लेते हैं। तब हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर का चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं लास्ट क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर। एजीमुथल हो गया, मैग्नेटिक हो ही गया, फर्स्ट में प्रिंसिपल हो ही गया है। तो अब लास्ट क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर बचा है। ये बात पहले से आपको बता ही चुके हैं कि स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से नहीं आता है। तो देखिए स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से 3 क्वांटम नंबर का हम लोग डेरिवेशन किए थे, एन, एल और एम। ये बताए थे कि किसी भी एटम के इनसाइड में एक पार्टिकुलर ऑर्बिट को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए 3 क्वांटम नंबर का रिक्वायरमेंट होता है। एन, एल और एम का वैल्यू पता है तो एक ऑर्बिटल को कंप्लीटली हम डिफाइन कर सकते हैं। यानी एन, एल, एम क्या देता है, एनर्जी देता है और क्या देता है, शेप देता है और क्या देता है, ओरिएंटेशन देता है। प्रिंसिपल एनर्जी देता है, एजीमुथल क्या देता है बताइए किए हैं, शेप देता है, और मैग्नेटिक क्या देता है, ओरिएंटेशन देता है। तो ये तो पढ़ा हुआ है। अब देखिए एक लाइन लिखा हुआ है, ये लाइन एनसीईआरटी में मेंशन है। जनरली ये जब लोग क्वांटम नंबर पढ़ाते हैं तो स्पिन में यहीं से शुरू कर देते हैं, लेकिन अभी का थोड़ा सा ट्रेंड बदला, एनसीईआरटी पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो ये एनसीईआरटी का लाइन लिख दिए हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि भाई अगर स्पिन क्वांटम नंबर का जरूरत क्यों पड़ा, ऐसे पूछा जा सकता है। क्योंकि स्क्रोडिंजर वेव किसी ऑर्बिटल को डिफाइन करने के लिए 3 क्वांटम नंबर का जरूरत है, उसी से हो ही जाता है, तो स्पिन का जरूरत क्यों पड़ा। तो देखिए ये तो ऊपर वाला यही लिखा हुआ है कि एन, एल, एम कैन बी डिफाइन एनर्जी, शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल। ये बात पहले से पता है, बट नॉट, हाँ सेकेंड लाइन समझिएगा, बट नॉट इनफ टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पढ़ा जाता है, लाइन स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व इन द केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। ये याद रखना पड़ेगा। स्पिन क्वांटम नंबर का जरूरत क्यों पड़ा, स्पिन क्वांटम नंबर का जरूरत क्यों पड़ा, तो यह कहा जा रहा है कि हम जानते हैं कि ये जो 3 क्वांटम नंबर है, एन, एल और क्या एम, ए प्रिंसिपल एजीमुथल जो मैग्नेटिक है, ये कह रहा है कि किसी ऑर्बिटल का एनर्जी डिफाइन कर देता है, शेप डिफाइन करता है, ओरिएंटेशन डिफाइन करता है। लेकिन यह इनफ नहीं है लाइन स्पेक्ट्रा को ऑब्जर्व करने के लिए। वही कह रहा है कि नॉट इनफ टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व इन द केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में जो लाइन स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व होता है, लाइन स्पेक्ट्रा मतलब क्या, दिखेगा एक लाइन लेकिन 2 लाइन आपस में सटा हुआ रहेगा, 2 लाइन आपस में 3 लाइन सटा रहेगा,
तो O हो गया। लाइन स्पेक्ट्रा ऐसे मतलब स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं ना, तो दो लाइन मिलके सिंगल लाइन बना हुआ है, 3 लाइन मिलके एक सिंगल लाइन आपको नजर आ रहा है। तो ये मल्टी इलेक्ट्रॉन्स एटम में जो लाइन स्पेक्ट्रा होता है उसको हम लोग इससे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये तीनों क्वांटम नंबर की सहायता से बच्चों हम लोग जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में लाइन स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व होता है उसको हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो उसी को एक्सप्लेन करने के लिए चौथा क्वांटम नंबर का जरूरत पड़ा। तो यही कह रहा है कि दिस सजेस्ट दैट, यह क्या सजेस्ट कर रहा है आपको कि प्रेजेंस ऑफ ए फ्यू एनर्जी लेवल देन प्रिडिक्टेड बाय एन और एम कह रहा है कि ये लाइन स्पेक्ट्रा को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है ये तीनों, तो इससे यह पता चलता है कि इसमें और एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल है, एटम के अंदर और एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल है। उस एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल को डिफाइन करने के लिए स्पिन क्वांटम नंबर का जरूरत पड़ा। तो अब स्पिन क्वांटम नंबर क्या है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्पिन? स्पिन मतलब मूव करना, स्पिन का मतलब मूवमेंट होता है। मूवमेंट जैसे मूव कर, जैसे हम ऐसे मूव कर गए, चाहे ऐसे भी मूव कर सकते हैं। तो देख रहे हैं दो डायरेक्शन है, मान लिया कि यहाँ एक एक्सिस है तो हम ऐसे भी मूव कर सकते हैं और ऐसे भी मूव कर सकते हैं। तो स्पिन क्वांटम नंबर यही आपको बताता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन है और ये एक्सिस है, तो एक्सिस के लॉन्ग किसी भी इलेक्ट्रॉन का दो तरह का मूवमेंट होगा। डायरेक्शन देखो, ये एचएम है ये, यानी एक क्लॉकवाइज और एक उसका उल्टा एंटी क्लॉकवाइज। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन का उसके एक्सिस के अबाउट दो तरह का मूवमेंट यानी स्पिन होता है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। जैसे अर्थ सूर्य के अराउंड रोटेट करते रहता है, तो उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है। एटम में तो आपको पता ही है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ऑर्बिट में हमेशा, एटम स्फेरिकल है, तो सेंटर से होते हुए अगर एक्सिस माने तो उसका कह रहा है कि दो डायरेक्शन है, या तो क्लॉकवाइज भी मूव कर रहा होगा चाहे एंटी क्लॉकवाइज। तो स्पिन क्वांटम नंबर यही बताता हमको, क्या बताता है? तो अब गोलू बोल रहा है कि सर समझ गए, यही बताता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के अपना एक्सिस के एलोंग दो तरह का मूवमेंट होगा, एक क्लॉकवाइज होगा और दूसरा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। स्पिन क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एस से, स्मॉल एस से। अब सिंगल एरो से एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे इसमें देखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना है ना तो हम लोग सिंगल एरो का यूज करते हैं। तो यहां पर देख लीजिए, एस ऊपर की तरफ अगर डायरेक्शन है तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, और नीचे की तरफ डायरेक्शन है तो इसको क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। अरे भाई एक डायरेक्शन को क्लॉक मानेंगे तो उसका अपोजिट क्या मानेंगे, एंटी। तो क्लॉकवाइज के लिए एस क्या है, प्लस हाफ है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए एस क्या है, माइनस हाफ है। ये कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं है, एक क्लासिकल वैल्यू नहीं है। क्लासिकल का मतलब एक कहीं से कैलकुलेट होकर नहीं आया, ये माना गया है बस। तो इसका क्लासिकल वैल्यू यानी इसको रियलिटी से कोई मतलब नहीं है, बस ये जम्पशन है। आप इसके लिए आप एंटी क्लॉकवाइज के लिए भी कोई प्लस मान सकता है और क्लॉक के लिए कोई माइनस मान सकता है, तो ओस भी सही है। मतलब ये जंक्शन है बस कि एक मूवमेंट को प्लस आप और दूसरे को क्या लीजिएगा, माइनस आप। तो एस का वैल्यू यानी चौथा जो क्वांटम नंबर एस है ना, चौथा जो क्वांटम नंबर एस है वो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन बताएगा कि क्लॉकवाइज में है कि एंटी क्लॉकवाइज में। वो डायरेक्शन बताएगा केवल कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर हो रहा है, क्लॉकवाइज में कि एंटी क्लॉकवाइज में मूवमेंट हो रहा है, और इसका कोई काम नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू फिक्स है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए, या तो प्लस हाफ होगा और नहीं तो माइनस हाफ, अगर उसके अलावा कोई वैल्यू हो ही नहीं सकता है। किसी एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए एस का वैल्यू प्लस हाफ होगा या चाहे माइनस हाफ, इसके अलावा अगर कोई वैल्यू है तो वो गलत है। तो एस का वैल्यू फिक्स हो गया, या तो प्लस हाफ या नहीं तो माइनस हाफ। अब प्लस हाफ माइनस हाफ में बोले ना
कोई मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, वो लिया गया है कि क्लॉकवाइज को लिए प्लस आप लेंगे और एंटी के लिए क्या लेंगे, माइनस आप लेंगे। तो ये स्पिन का अपना हो गया, देख ही रहे। स्पिन एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस एंगुलर मोमेंटम। जैसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बताए थे, ये जो मुथल वाला पढ़ाए थे, तो फॉर्मूला क्या था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का, √L × L + 1h/2π। उसी तरह स्पिन एंगुलर मोमेंटम, यानी देखो ये समझ रहा, स्पिन मतलब इसमें डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन है तो वेक्टर हो गया ना। ये मूवमेंट में क्या है, डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन यानी एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया ना। स्पिन जो क्वांटम नंबर है, किसी इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर है, वो एक जो वेक्टर है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन फिक्स हो रहा है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो किसी इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है, जिसको μs से डिनोट करेंगे, μs से डिनोट करेंगे, तो उसका फॉर्मूला होगा √S × S + 1 × h/2π। बस फॉर्मूला आसान है। एंगुलर मोमेंटम में L लिखे थे, अब बस स्पिन एंगुलर मोमेंटम में S लिख रहे हैं, यही अंतर है और कुछ नहीं है। ये जो मुथल वाला में पढ़ाए थे ना कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट, यानी ऑर्बिट में जो मूवमेंट हो रहा है तो उसको बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। एक्सिस के लॉन्ग जो मूवमेंट हो रहा है उसको बोल रहे हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन कर रहा है। तो स्पिन में √S × S + 1 × h/2π, S का वैल्यू प्लस हाफ होगा, मतलब मैग्नीट्यूड लिया जाता है, प्लस हाफ लिखे हैं, मतलब एस का हम लोग केवल क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेंगे, डायरेक्शन उसको नहीं लेंगे। टोटल नंबर ऑफ स्पिन ऑफ एन एटम n × 1/2। n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये देखेंगे आगे। n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जो पहले से पढ़े होंगे उनको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता होगा, लेकिन अभी तो हम लोग सारा कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, निकालते कैसे हैं, किस एटम में कितना होगा, ये सारा भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में। तो स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में आपको क्या याद रखना है, बस एक बार माइंड में बस कि भाई इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने एक्सिस के लॉन्ग, अगर कोई उसका एक एक्सिस है तो उस एक्सिस के लॉन्ग दो तरह का मूवमेंट होगा, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज के लिए आप एस का वैल्यू प्लस हाफ लीजिएगा तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या लीजिएगा, माइनस हाफ लीजिएगा। यानी ये बात क्लियर हो गया कि स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू फिक्स हो गया एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए, या तो प्लस हाफ होगा या नहीं तो माइनस हाफ होगा, उसके अलावा कोई वैल्यू हो ही नहीं सकता। एक फॉर्मूला निकल कर आया स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन का, तो बस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, अगर उसका फॉर्मूला याद है तो L के जगह S पुट कर देंगे तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा। H क्या होता है बताया गया है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, पाई कांस्टेंट है। टोटल नंबर ऑफ स्पिन ऑफ एन एटम का फॉर्मूला होगा n × 1/2। n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। तो ये हो गया, और इस सब फार्मूला पर आगे सवाल किया जाएगा। मान लिया जब ये टॉपिक खत्म होगा क्वांटम नंबर वाला, तो उस पे सवाल करेंगे ना, एक लेक्चर आपका सवाल ही चलेगा। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है खासकर ये वाला, देखिए ये वाला एनसीईआरटी में शायद नहीं दिया है, लेकिन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से सवाल पूछा हुआ है, वो वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, उससे सवाल बहुत बार पूछा हुआ है। तो अभी तक हम लोग का क्वांटम नंबर क्लियर हो गया, चारों क्वांटम नंबर अब आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। यहां तक चारों क्वांटम नंबर फिनिश हुआ। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में जो आने वाला है हम लोग का, अब आएगा क्या आएगा, प्रिंसिपल कुछ पढ़ना है। जो पढ़े होंगे सुने होंगे, ऑहबा प्रिंसिपल, पॉली प्रिंसिपल, हुन्स रूल, और अभी बताए थे ना कि किस ऑर्बिटल का एनर्जी ज्यादा होगा और किसका कम होगा, उसका रूल पढ़ेंगे डिसाइड करने वाला। तो यहां तक हम लोग का क्लियर हो ही चुका है। अब इसमें और कुछ है नहीं, बस ये तो जैसे सेट अब चारों क्वांटम नंबर आप पढ़ चुके हैं, चारों क्वांटम नंबर क्या है पढ़ चुके हैं। यानी एक इलेक्ट्रॉन के लिए मान लिया जाए कि अगर n का वैल्यू 3 है बच्चों, दिया है l बराबर 2 है और दे रखा है m बराबर -1 और s बराबर +1। अब एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली डिफाइंड हो गया, एक इलेक्ट्रॉन।
तो अब देखिए n बराबर 3 है तो l बराबर 2 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्लियर है, होगा, क्योंकि ये सही है। l बराबर 2 है तो m का मान -1 आएगा, ये सही है। जब ये तीनों सही होगा तो इधर तो चेक ही नहीं करना है, क्यों? क्योंकि s का वैल्यू या तो प्लस हाफ होगा चाहे माइनस हाफ होगा, तो वहां तो हमको सोचना ही ना। हाँ, प्लस हाफ, अगर माइनस हाफ के अलावा कोई वैल्यू है तो वो सेट करेक्ट नहीं होगा। तो ये किसी इलेक्ट्रॉन के लिए जो सेट रिप्रेजेंट किया गया है ये करेक्ट है, यह सेट क्या है? करेक्ट है। तो हम लोग का क्वांटम नंबर फिनिश हो गया। इसके बाद फिर फाइनली वहीं आपसे हम करेंगे रिक्वेस्ट, यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थोड़ा आप लोग भी हेल्प कीजिए, सहयोग कीजिए, तो आपको अच्छा से पढ़ाया जाएगा, पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं, आपको अब लगना चाहिए ये ऑनलाइन मेरा शुरू हो गया है केमिस्ट्री कुरियर, तो ये कुरियर चलते रहे। आपको कोई भी डाउट होता है क्वेश्चन कुरियर करते रहिए केमिस्ट्री कुरियर पर, उसका हम वीडियो सॉल्यूशन आपको कुरियर कर देंगे इधर से क्विकली बना के। तब तक के लिए